प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज का यह हमारा 11वां वीडियो है। इससे पहले हमने बेसिक प्राइस एक्शन में यह देखा था कि कैंडलस्टिक पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को चार्ट पर सही तरीके से कैसे ड्रॉ किया जाता है। लेकिन इन टॉपिक्स को समझने के बाद भी कई लोगों के मन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर बहुत से सवाल बने हुए हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम उन्हीं में से कुछ सबसे कॉमन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करें? सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर किसी भी चार्ट को ओपन करना होगा। चार्ट ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में टूल पैनल दिखाई देगा। इस पैनल में छठे नंबर पर जियोमेट्री शेप्स का ऑप्शन होता है, जिस पर एक ब्रश का सिंबल बना होता है। अब इस ब्रश के कोने पर क्लिक करने पर आपके सामने एक मेन्यू ओपन होगा, जिसमें अलग अलग शेप्स दिखाई देंगी। यहां से आपको रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप चार्ट पर कहीं भी इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को साफ साफ मार्क कर पाएंगे। अब अगला सवाल देखते हैं, कितने टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करना चाहिए? अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर या फिर स्विंग ट्रेडर हैं, तो आपको अपने की लेवल्स ड्रॉ करने के लिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद जब आपको ट्रेड में एंट्री करनी हो तो आप 30 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर हैं और निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर की लेवल्स को ड्रॉ करना सबसे बेहतर रहेगा। एक बार जब आप इन लेवल्स को बना लेते हैं तो उनके अनुसार लोअर टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट या 3 मिनट के चार्ट पर एंट्री कर सकते हैं। ध्यान रहे, जितना लोअर टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करेंगे, आपको चार्ट पर उतने ही ज्यादा फेक एंट्री सिग्नल्स मिलेंगे। इसलिए हमेशा पहले हायर टाइम फ्रेम पर लेवल्स ड्रॉ करें और फिर लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन लेकर ही एंट्री करें। अब अगला सवाल देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल क्या होती है और उसे चार्ट पर कैसे खोजते हैं? प्राइस एक्शन के एडवांस लेवल में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का बहुत अहम रोल होता है। मार्केट में अक्सर आप देखेंगे कि प्राइस कुछ समय तक एक रेंज में ट्रेड करने के बाद अचानक तेज मूवमेंट करती है, यानी या तो अपसाइड में या फिर डाउनसाइड में। जब प्राइस किसी पॉइंट से एक तेज अपसाइड मूव करती है, तो उस मूव के शुरू होने से पहले की आखिरी रेड बेरिश कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहते हैं, क्योंकि इसी जगह से बड़े प्लेयर्स यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने मार्केट में अपनी बाइंग एंट्री बनाई होती है। अब जब भी प्राइस दोबारा उस जोन में आती है, तो वह अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करने की संभावना रखती है, यानी प्राइस यहां से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है। इसी तरह जब मार्केट में एक तेज डाउनसाइड मूव आता है, तो उस मूव के शुरू होने से पहले की आखिरी ग्रीन बुलिश कैंडल को हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मानते हैं। यह वह जगह होती है जहां बड़े सेलर्स ने मार्केट में एंट्री की होती है। ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करें? ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के ओपन से लेकर क्लोजिंग तक, यानी सिर्फ कैंडल बॉडी के एरिया को आप रेक्टेंगल टूल से मार्क करेंगे। इससे आपके चार्ट पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन अपने आप बन जाएंगे। ध्यान रखें, आप ऑर्डर ब्लॉक किसी भी टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जितना लोअर टाइम फ्रेम चुनेंगे, उतनी ही फेक सिग्नल्स मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए पहले हायर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करें और फिर लोअर टाइम फ्रेम पर उसकी एंट्री कंफर्मेशन लें। अब अगला सवाल लेते हैं, कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कमजोर होता है और कौन सा स्ट्रांग? देखिए, यहां हमने पहले एक सपोर्ट जोन बनाया था। अब मार्केट इस जोन को कई बार ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर हर बार जब भी प्राइस इस एरिया में आती है, तो हायर लो बनाते हुए फिर से ऊपर चली जाती है। इसका मतलब यह है कि इस जोन में बायर्स लगातार एक्टिव हैं और यहां से मार्केट में स्ट्रांग बाइंग हो रही है। इसी वजह से जब भी प्राइस इस एरिया के पास आती है, तो बिना रुके तेजी से ऊपर निकल जाती है। इसीलिए इस जोन को हम स्ट्रांग सपोर्ट जोन मानेंगे। अब बात करते हैं ऊपर बने हुए रेजिस्टेंस जोन की। जैसे ही प्राइस इस जोन में आती है, सेलर्स यहां एक्टिव होकर प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इस बार प्राइस अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पाती। इसका सीधा मतलब है कि अब मार्केट में सेलिंग प्रेशर पहले के मुकाबले कम हो चुका है। पहली बार जब प्राइस इस जोन से नीचे आई थी,
तो एक बड़ी बेरिश मरुबोजू कैंडल बनाते हुए सिर्फ एक ही कैंडल में नीचे के सपोर्ट तक पहुंच गई थी। मगर दूसरी बार जब प्राइस फिर से उसी जोन में आई तो छोटी रेड कैंडल्स बनते हुए धीरे धीरे नीचे आई। यानी अब मार्केट में कम सेलर्स बचे हैं जो प्राइस को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड हैं। इसलिए यह रेजिस्टेंस जोन अब कमजोर बन जाता है और जब प्राइस अगली बार इस जोन में दोबारा एंट्री करती है तो बायर्स की संख्या ज्यादा होने के कारण प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। अगला सवाल देखते हैं, क्या एक बार अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो जाए तो क्या हमें उस जोन को दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए? अब चलिए इसे एक चार्ट के साथ समझते हैं। यह निफ्टी 50 का 10 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक का 15 मिनट का चार्ट है। यहां हमने ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जोन और नीचे एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है। प्राइस एक बड़ी बुलिश मरुबोजू कैंडल बनाती है और उसी के साथ इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। इसका मतलब अब यह जोन रेजिस्टेंस के रूप में काम नहीं करेगा क्योंकि प्राइस दिन भर इसी के ऊपर ट्रेड करती रहती है। यानी अब यह रेजिस्टेंस जोन हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब भी कोई रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है तो अगली बार जब प्राइस दोबारा उसी जोन के पास आती है तो वही जोन अब एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता है। जैसे यहां देखा जा सकता है कि 16 सितंबर को मार्केट इसी जोन के पास ओपन होती है और प्राइस इस लेवल को एक सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करते हुए फिर से ऊपर की ओर मूव करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब कोई रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है तो अगली बार प्राइस के रिटेस्ट पर उसी जोन को सपोर्ट जोन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब अगला सवाल समझते हैं। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है तो उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे तय करें? प्राइस एक्शन के अनुसार मार्केट कभी भी बिना रुके या सीधे ऊपर नहीं बढ़ती। अगर मार्केट को अपसाइड की ओर जाना है तो उसे बीच बीच में हायर लोज बनाते हुए बायर्स और सेलर्स दोनों को एंट्री का मौका देना होता है। इसी प्रक्रिया में चार्ट पर अलग अलग स्विंग पॉइंट्स बनते हैं जिन्हें हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब इस चार्ट पर ध्यान दें, यहां जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वही इस चार्ट का ऑल टाइम हाई है, क्योंकि इससे पहले प्राइस ने कभी भी इस लेवल को क्रॉस नहीं किया था। जब प्राइस इस लेवल से थोड़ी नीचे आई तो यहां एक नया स्विंग हाई बना जिसे हम रेजिस्टेंस जोन मान सकते हैं। अगर अगली बार मार्केट इस जोन के ऊपर ओपन होती है और प्राइस इसी जोन को सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करते हुए ऊपर बढ़ती है तो हम इसे सपोर्ट जोन के रूप में मानेंगे। लेकिन अगर प्राइस इस ऑल टाइम हाई के नीचे ओपन होती है और नीचे से बाउंस लेकर फिर से इसी लेवल को टेस्ट करती है तो यह जोन अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसलिए जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो तो पिछले स्विंग हाइज और रिटेस्ट जोन्स को देखकर अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स तैयार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।